ओवरथिंकिंग तब होती है जब आप किसी चीज पर, आमतौर पर किसी समस्या या निर्णय के बारे में सोचने में बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा एनर्जी खर्च करते हैं, जिससे आप अनप्रोडक्टिव और तनावपूर्ण, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ये वैसा ही है जब आप अपने दिमाग में एक ही तरह के विचार दोहराते रहते हैं, अलग अलग सिनेरियोज की कल्पना करते हैं या इस बात की चिंता करते हैं कि क्या हो सकता है। चीजों के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन जब आप इसे बहुत ज्यादा करते हैं और ये आपको तनावपूर्ण या अटका हुआ महसूस कराने लगता है, इसे ही ओवरथिंकिंग कहा जाता है। ये ऐसा है जैसे आपका दिमाग कोई क्लियर और मददगार समाधान ढूंढने के बजाय इधर उधर घूम रहा है। आज इसी समाधान को हम ढूंढने वाले हैं। अगर आपकी भी समस्या अत्यधिक सोच की है, तो आज ये इस समस्या का आखिरी दिन है। परिचय। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब के बारे में, जिसे निक ट्रेंटन ने लिखा है। इस किताब के समरी में आप चिंता को कम करने और अपने दिमाग पर नियंत्रण हासिल करने के प्रभावी, इफेक्टिव तरीके सीखेंगे। भटकता हुआ मन दुखी मन होता है। अगर आप पिछली घटनाओं को एनालाइज करने और आने वाले पलों के बारे में इस हद तक चिंता करते हैं कि एक मामूली काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जरूरत से अत्यधिक सोच रहे हैं। हम में से बहुत से लोग आदतन ओवरथिंकर बन गए हैं, क्योंकि इससे हमें ये भ्रम, इल्यूजन होता है कि हम जिस समस्या के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उसके समाधान के बारे में कुछ कर रहे हैं। ऐसी सोच के साथ अत्यधिक सोच से छुटकारा पाना लगभग असंभव है। भले ही आप एक सही प्लान बना लें, लेकिन अगर आपकी चिंता बढ़ेगी तो दिमाग ओवरथिंकिंग करता रहेगा। आपकी चिंता को तेजी से कम करने और दिमाग को नियंत्रण करने के लिए इसकी जड़ों पर काम करना होगा, जो आप इस समरी में सीखेंगे। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इसके महत्वपूर्ण बातों को 7 चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हलेल। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग रोकने के तरीके। तरीका 1-5-4-3-2। 1-5-4-3-2। एक तरीका आपके दिमाग को इतनी देर तक विचलित, डिस्ट्रैक्ट कर देगा कि आप नियंत्रण की फीलिंग दोबारा पा सकें। डॉक्टर इस तरीके का इस्तेमाल मरीजों को घबराहट से जुड़ी परेशानी से उबरने में मदद करने के लिए करते हैं। 5-4-3-2 एक तरीका इस तरह काम करता है। तनाव के दौरान धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें। जैसे ही आप उल्टी गिनती करते हैं, अपनी 5 सेंसेस में से एक को शामिल करने के लिए हर संख्या को एक साइन के रूप में इस्तेमाल करें। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीजों को देखें। 4 पर 4 अलग अलग साउंड सुने। 3 पर 3 फीलिंग्स को महसूस करें। 2 पर 2 स्मेल्स का पता लगाएं। 1 पर किसी एक स्वाद को पहचानें। कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस की एक बॉल की तरह सोचें, जो आपकी शरीर के अंदर और बाहर घूमती है। जब आप विचारों में खोए रहते हैं, तो आपकी जागरूकता की बॉल आपके दिमाग के अंदर घूमती है, एक पिन बॉल की तरह चारों तरफ उछलती है और उन सभी सिनेरियोज के बारे में सोचती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। जैसे, क्या होगा अगर ऐसा होता तो, क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता तो, क्या होगा अगर मैंने चीजें अलग तरीके से की। अगर आप अपने आसपास के किसी सामान की बारीकी, जैसे आपके पास एक लकड़ी के डेस्क की लाइंस और कलर को नोटिस करने में 1 सेकंड का समय लेते हैं, तो आपकी जागरूकता की बॉल आपके दिमाग को छोड़ देती है और डेस्क पर घूमने लगती है। इस तरह 5-4-3-2 एक तरीका को फॉलो करके आप अपनी चिंता को कम करने और नियंत्रण की अनुभूति हासिल करने के लिए अपनी जागरूकता की बॉल को अपने दिमाग से काफी देर तक बाहर रखते हैं। तरीका 2, काउंटर बिलीफ एक्सपेरिमेंट। हर ओवरस्टेटमेंट केस के पीछे एक कमजोर करने वाला आस्था, बिलीफ होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग किसी प्रेजेंटेशन से पहले ओवरथिंकिंग कर रहा है, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि आपको और तैयारी की जरूरत है। आप चिंता पैदा करने वाले मान्यताओं को चुनौती, चैलेंज करने के लिए यह स्टेप्स उठाकर अत्यधिक सोच बंद कर सकते हैं। 1, अपने आप से पूछकर मान्यता को क्लियर करें। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि मुझे अपने बारे में, दूसरों के बारे में या भविष्य के बारे में क्या विश्वास करना चाहिए। 2, उस कमजोर मान्यता को उलटकर एक प्रतिविश्वास बनाएं। अगर आप मानते हैं कि मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हूं, तो इसका प्रतिविश्वास है मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हूं। 3, प्रतिविश्वास का एनालिसिस करके एक प्रतिविश्वास प्रयोग को चलाएं। कम से कम 1 मिनट ऐसे जिएं जैसे प्रतिविश्वास सच है। अगले 60 सेकंड इस विश्वास के साथ जिएं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। 4, अपने नए मान्यता का समर्थन, सपोर्ट करने के लिए सबूत देखें। इस मान्यता का समर्थन करने के लिए इससे जुड़ी अपनी पिछली प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के बारे में सोचें। जब आप किसी प्रतिविश्वास का समर्थन, सपोर्ट करने के लिए सबूत ढूंढते हैं, तो अपने अडिग विश्वास, कोर बिलीफ पर डाउट करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी चिंता को कम करता है और आपके अत्यधिक सोच वाले दिमाग को शांत करता है। तरीका 3, चिंता निलंबन, वरी सस्पेंशन। लेखक बताते हैं कि जब वो चिंता से घिर जाते हैं और काम पर ध्यान देना या किसी करीबी के साथ अपने समय को एंजॉय करना मुश्किल लगता है, तो अपना फोन उठाते हैं, साइड बटन दबाते हैं और कहते हैं, हे गूगल असिस्टेंट, रात 8 बजे चिंता करने की मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आमतौर पर जब तक रात के 8 बजते हैं, तब तक वो भूल जाते हैं कि किस बारे में चिंता कर रहे थे। ज्यादातर समय हमारी चिंताएं सिर्फ एक्सेप्ट होना चाहती हैं। चिंता करने के लिए एक निर्धारित समय बनाकर आप अपनी चिंता को स्वीकार करते हैं और इसे समय के एक छोटे हिस्से तक सीमित लिमिट करते हैं, ताकि ये दिन के बाकी घंटों में न फैल जाए।
चिंता को टालना एंग्जाइटी साइकिल को रोकने का एक बहुत ही सीधा और प्रभावी तरीका है। हम शायद ही कभी अपनी जीवन से चिंता को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता के साथ इसकी शुरुआत और अवधि ड्यूरेशन को सीमित कर सकते हैं। चैप्टर 2, ज्यादा सोचने का मतलब अत्यधिक सोच नहीं है। एक युवा व्यक्ति जेम्स की कल्पना करें। जेम्स दयालु, समझदार और आत्म जागरूक सेल्फ अवेयर है। जेम्स हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं और आज वो स्वास्थ्य संबंधी एक छोटी सी चीज को लेकर परेशान है। वो अपने कंधे पर एक गांठ देखते हैं। वो ऑनलाइन अनुसंधान रिसर्च करते हैं और इलाज के बारे में देख कर और ज्यादा सोचते हैं। फिर वो रुकते हैं और खुद को देखकर सोचते हैं कि मैं शायद चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। इसलिए वो अपने स्वास्थ्य के बारे में तनाव लेना बंद कर देते हैं और स्वास्थ्य के बारे में अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि मुझे सच में किसी इलाज की जरूरत हो, लेकिन किस तरह के। उनके विचार बढ़ने लगते हैं और जल्द ही वो इंटरनल कंसल्टेंट के लिए अपने विकल्पों ऑप्शंस पर बहस करने लगते हैं। खुद से बहस करते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं, खुद का बचाव करते हैं, खुद से सवाल करते हैं और इस तरह सिर्फ एक परेशानी से वो ऐसे बहुत सारी यादों, अंदाजों, डर और अनुभवों, एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचने लगते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं थी। वह हैरानी से सोचते हैं, क्या मुझे चिंता के कारण पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा? जिस पल उनके मन में ये विचार आता है, उनका दिमाग उस समय के लाखों उदाहरणों से भर जाता है जब लोगों ने उसे इससे जुड़ी किसी कमी के बारे में कहा था। फिर वो अपनी सभी कमियों पर एक लेंस लगाते हैं और उनमें से हर एक को अपने दिमाग में घुमाना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों है। इसके बाद उन्हें निराशा का एहसास होता है कि वो अपनी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अच्छी तरह निर्णय भी नहीं ले रहे और फिर से तुरंत उदास महसूस करते हुए नकारात्मक सेल्फ टॉकिंग के तूफान में डूब जाते हैं, जहां वो खुद से बार बार कहते हैं कि ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये मेंटल स्ट्रगल कहां से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सिर्फ इससे हुई थी कि उनके कंधे पर एक छोटी सी गांठ थी। ज्यादातर लोग इसी तरह की तनावपूर्ण दुनिया में रहते हैं। अत्यधिक सोच तब होती है जब आपके विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जीवन और अपने आप को एंडलेस एनालिसिस करने का परिणाम आमतौर पर अनवांटेड, अनस्टॉपेबल और सेल्फ डिफीटिंग होता है। आमतौर पर हमारा दिमाग हमें समस्याओं को सुलझाने और चीजों को ज्यादा क्लियरली समझने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा सोचने से इसका उल्टा भी होता है। चाहे आप इसे चिंता की बजाय पैशन कहें, लेकिन ओवर थिंकिंग किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करती। ओवर थिंकिंग खुद बढ़ती जाती है, जिससे बेकार के ख्याल आने लगते हैं। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप अक्सर अपने विचारों के बारे में पल पल सोचते रहते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अपने विचारों के बारे में सोचते हुए अक्सर महसूस करते हैं कि कुछ विचार आपको पसंद नहीं है। आपके लिए सोचना अक्सर प्रतिस्पर्धी संघर्ष, कम्पिटिटिव स्ट्रगल जैसा लगता है। आप अक्सर अपने विचारों पर सवाल उठाते हैं, शक करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं या निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालते हैं। मुश्किलों में आप अक्सर अपने आप को और अपने विचारों को समस्या का सोर्स मान लेते हैं। आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है और अक्सर आप जो विकल्प चुनते हैं उस पर शक करते हैं। आप खुद को बार बार नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ मानते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी विचार पर बार बार लौटने से खुद को नहीं रोक सकते, भले ही वो ऐसा हो जिसके बारे में असल जिंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि इनमें में से कुछ निश्चित रूप से डेफिनेटली अच्छी क्वालिटीज हैं। ज्यादा जागरूकता से सोचने की शक्ति विकसित होती है। अपनी रनिंग थिंकिंग पर सवाल उठाने से आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। सोच एक अमेजिंग गिफ्ट है। हमारी अपनी सोच को रोकने, विश्लेषण करने और पूछताछ करने की क्षमता यकीनन मानवता की सबसे बड़ी क्वालिटी है और हमारी कई सफलताओं का कारण है। सोचना कुछ बुरा नहीं है। हमारा दिमाग इसके लिए भगवान से मिला एक अनोखा टूल है, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो इसकी शक्ति को कमजोर कर देते हैं। चैप्टर 3, तनाव की वजह। तनाव के आमतौर पर ये कारण होते हैं। लोग अक्सर पैसे, काम, परिवार, संबंध, बढ़ती उम्र या तनावपूर्ण लाइफ इंसिडेंट्स के कारण परेशान रहते हैं। बाहर किसी के पास अच्छी मटेरियलिस्टिक चीज देखकर उसे पाने की इच्छा में तनाव होना, काम का प्रेशर, बच्चों की डिमांड और संबंधों में इमोशनल स्पार्क न होना, नकारात्मक खबर सुनना। पॉलिटिक्स दो तरह की होती हैं, सकारात्मक पॉलिटिक्स और नकारात्मक। सकारात्मक जिसमें देश की तरक्की की बातें होती हैं और नकारात्मक जिसमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बातें होती हैं। नकारात्मक पॉलिटिक्स पर बातें करने से तनाव बढ़ता है। नींद की कमी और बहुत ज्यादा जंक फूड खाना। वह दर्दनाक यादें जो अतीत में आपके साथ हुई, उन्हें याद करना। आपका कम बैंक बैलेंस। इसके अलावा जिस माहौल में आप ज्यादातर समय बिताते हैं वो भी दिमाग पर काफी असर डालता है, जैसे आपके घर और ऑफिस का माहौल। इसलिए आपने तनाव को दूर करने के लिए सलाह के रूप में आपने सुना होगा कि अपना कमरा साफ रखें। अनऑर्गेनाइज्ड माहौल, चाहे वो घर पर हो या ऑफिस में, आमतौर पर चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ये अवचेतन सबकॉन्शियसली आपके दिमाग पर प्रभाव डालता है। लाइट की क्वालिटी, आपके कांटेक्ट में आने वाली स्मेल और आवाज, दीवारों के रंग और आपके साथ इन जगहों पर रहने वाले लोग, इन जैसी चीजें तनाव और खुशी के लेवल को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 4, ओवर थिंकिंग के परिणाम। क्या आपको जेम्स याद है?
हमने सिर्फ कुछ समय के लिए उसके दिमाग पर एक नजर डाली, लेकिन कल्पना कीजिए कि वो 24/7 ऐसा करता है। हालांकि हम जानते हैं कि ये फायदेमंद नहीं है, फिर भी ज्यादातर लोग चिंता और ओवरथिंकिंग को नुकसानदायक नहीं मानते। वो सोचते हैं कि चिंता भी सिर्फ एक विचार है, जबकि ऐसा नहीं है। चिंता एक फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल घटना है। लाइफ का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पर ओवरथिंकिंग का असर न होता हो। जब आपको खतरा महसूस होता है तो आपका HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्टिव हो जाता है। आपका दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन ट्रिगर करता है ताकि शरीर पर प्रभाव पड़े और आप खतरे से लड़ने या बचने के लिए तैयार हो जाएं। फिजिकल इफेक्ट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से शरीर पर खराब असर होता है, जैसे तेज सिरदर्द, नौजिया, मसल टेंशन, थकान, ड्राई माउथ, चक्कर आना, ब्रीदिंग रेट का बढ़ जाना, मसल्स पेन, कांपना, पसीना आना, डाइजेशन में परेशानी, इम्यून सिस्टम और मेमोरी पावर का कमजोर होना। हमारे शरीर को ज्यादा तनाव को सिर्फ कुछ समय तक सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस, हार्ट की बीमारी, नींद में कमी, हार्मोनल डिसरेगुलेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर थकावट, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, मोटिवेशन की कमी, सेक्सुअल डिजायर और भूख में बदलाव, बुरे सपने, डिप्रेशन, नियंत्रण से बाहर महसूस करना और जीवन के लिए डिसइंटरेस्ट होने लगता है। इसके अलावा टेंशन नकारात्मक सोच, घातक सेल्फ टॉक को मजबूत करती है और हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती है। सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर करीबी संबंधों को निभाने में दिलचस्पी की कमी होना, काम पर खराब प्रदर्शन, दूसरों के लिए चिड़चिड़ापन, सार्वजनिक रूप से लोगों से इंटरैक्ट न करना और नशे की लत या नुकसानदायक गतिविधियां एक्टिविटीज में शामिल होने जैसी परेशानी होने लगती हैं। जो इंसान लगातार तनाव में रहता है वो जीवन में मीनिंग और खुशी को खोना शुरू कर देता है, इसके लिए प्लान बनाना बंद कर देता है, दूसरों के चैरिटी वाले काम नहीं कर पाता है और सबसे जरूरी जीवन के लिए अपना जीने का मोटिवेशन खो देता है। अगर आप लगातार ज्यादा सोचते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल और दूसरे तनाव हार्मोन बढ़कर आपको परेशान करने लगेंगे और आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करने लगेंगे, जिससे तनाव बढ़ सकता है और आपके अपने और अपने जीवन के बारे में महसूस करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। तब आप अपने लिए गलत विकल्प चुन सकते हैं, जैसे देर तक जागना, खराब खाना खाना या चुप रहना। जब हम अत्यधिक सोचते हैं तो मामूली चिंता को ज्यादा नकारात्मक बना देते हैं। इससे चिंता के जाल में फंस जाते हैं और एक बुरी आदत को मजबूत कर लेते हैं, जिसका जीवन, दिमाग, शरीर और आत्मा के हर पहलू पर खराब असर पड़ता है। हम सभी के सोचने और उसे एनालिसिस करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन जिस पहलू पर हमारा सबसे ज्यादा नियंत्रित है वो ये है कि हम अपने अनुभवों को एनालिसिस कैसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के साथ आप भी अपने दिमाग को अपने पक्ष में काम करने, चीजों को अलग ढंग से देखने और लगातार चिंता का विरोध करने के लिए तैयार कर सकते हैं। चैप्टर 5 तनाव प्रबंधक के 4 A's ओवरथिंकिंग के तूफान में ये मेथड्स एक जीवन सेफ्टी बोट की तरह है। ये मेथड्स हैं अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट और अडैप्ट। जीवन के हर तनाव से डील करने में यही 4 मेथड्स काम आते हैं। अवॉइड, तो सबसे पहली चीज है अवॉइड। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं जिनसे आप आसानी से दूर नहीं जा सकते हैं। हम जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी शर्तों को प्रबंध कर सकते हैं ताकि आपको तनावपूर्ण माहौल में या तनावपूर्ण लोगों के साथ न रहना पड़े। इस बारे में सोचें कि आपके आसपास के माहौल में आप किससे तनावपूर्ण हो रहे हैं और आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या पूरी तरह दूर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इस तरह कर सकते हैं। मान लें सैटरडे को रिटेल आउटलेट में बहुत भीड़ होती है, तो आप अपनी शॉपिंग के समय को कम भीड़ वाले समय के लिए रीशेड्यूल कर सकते हैं ताकि आप अपनी वीकली शॉपिंग सबसे शांत समय पर कर सकें। इस तरह अगर आप इसे टाल देते हैं तो बिजी सुपरमार्केट के तनाव को नियंत्रित करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक इसी तरह आप तनावपूर्ण लोगों से भी बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जब आपकी फैमिली हॉलिडेज के समय आपके साथ रहने आती हैं तो आपका तनाव बढ़ जाता है, तो उन्हें पास के किसी रूम में ठहराने का तरीका ढूंढें या ऐसी किसी भी गतिविधि की प्लानिंग करने से बचें जहां आप घंटों एक कमरे में एक साथ अकेले हों और आपके पास एक दूसरे को तनाव देने के अलावा कोई काम न हो। जब आप तनाव से बचते हैं तो जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे होते या असल समस्याओं से इनकार नहीं कर रहे होते। आप बस उस तनाव को नहीं कहना सीख रहे हैं जो अनावश्यक और नुकसानदायक है। आप उन स्थितियों और लोगों को हमेशा ना कह सकते हैं जो आपके रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। वे रिसोर्सेज मेंटल एनर्जी, अटेंशन, पैसे और आपका समय हो सकते हैं। अगर जीवन में कोई चीज आपका सारा समय बर्बाद कर रही है तो उसे नो कहने से रुके नहीं। ऑल्टर, अपना वर्क शेड्यूल देखें और उन 2 या 3 चीजों से छुटकारा पाएं जो बहुत जरूरी नहीं है। इसके लिए वो काम किसी और को सौंपें या किसी और को जिम्मेदारी लेने दें। तो अगली बार जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करें तो अपने आप से पूछें, क्या मैं इस पूरी चीज से बच सकता हूँ? अगर आप कर सकते हैं तो करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति को बदलने के तरीके ढूंढें। आपके पास हमेशा दूसरों से अपना व्यवहार बदलने के लिए कहने का विकल्प होता है।
उदाहरण के लिए, अगर बार बार आपके बाल आपके अनुसार नहीं काट रहा तो उन्हें ठीक से काटने के लिए कहें। चुपचाप परेशानी को सहने के बजाय अपनी जरूरतों और अनुभूतियों को सीधे कम्युनिकेट करें। अगर आप अपने दोस्त को साफ साफ ये नहीं बताते हैं कि उसके बेवकूफ़ी वाले चुटकुले आपको ठेस पहुंचाते हैं, तो चुपचाप बैठकर उसे सुनने की बजाय उसे ये बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं और उसे रुकने के लिए कहें। हम जीवन में हर तनाव से बच नहीं सकते हैं, लेकिन ये घटनाएं कैसे होते हैं, इसमें हमारा ही योगदान होता है। स्ट्रेस कम करने के लिए लोगों से बात करें। इसके अलावा अगर आप उस स्थिति को टाल नहीं सकते तो उस समय को पास करते हुए तनाव टालने का तरीका अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर सैटरडे को ही स्टोर पर जा सकते हैं, उसके अलावा समय नहीं मिल पाता, तो अपने फोन पर हमारी ऑडियो बुक चलाएं और शॉपिंग करते समय इसे सुनें। अगर आप किसी बोरिंग पार्टी में जाने को टाल नहीं सकते तो जाएं, लेकिन शुरुआत में क्लियरली कह दें, दुर्भाग्यवश मुझे 1 घंटे में जाना होगा। इस तरह जिस तनाव से आप बच नहीं सकते तो अपने आप से पूछें कि आप इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपका जवाब ज्यादातर ना है तो आपको एक कदम आगे बढ़कर इसे स्वीकार करने की जरूरत होगी। एक्सेप्ट। सबसे पहले, अगर आप किसी चीज को नापसंद करते हैं तो इस बारे में क्लियर रहें। स्वीकारना का मतलब ये दिखावा करना नहीं है कि आप वैसा महसूस नहीं करते जैसा आप सच महसूस कर रहे हैं, बल्कि वही दिखाना है जो आप सच में महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपके पार्टनर ने रिसेंटली मैसेज के द्वारा आपसे संबंध तोड़ लिया है और आप उसके इस निर्णय के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी अनुभूति को शेयर करने के लिए किसी दोस्त को फोन करके स्थिति को स्वीकार करने पर काम कर सकते हैं। अगर स्थिति ऐसी है जिसमें आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो एक्सेप्ट करके माफ कर दें। याद रखें कि माफ करना एक ऐसी चीज है जो आप अपने लिए करते हैं, न कि दूसरे इंसान के लिए। जब आप माफ करते हैं तो आप दूसरे इंसान पर नाराजगी जताने और उसे ब्लेम करने के तनाव और बर्बाद होने वाली ऊर्जा से खुद को आजाद कर रहे होते हैं। कभी कभी हम खुद बाहरी स्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उस समय आप ये देख सकते हैं कि अंदर से उनके बारे में कैसे बात करनी है और सकारात्मक लहजे का इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए, ये कहने के बजाय, मैं अपने एग्जाम्स में फेल हो गया और अपनी फैमिली का पैसा बर्बाद कर दिया, मैंने भी बहुत मेहनत की, इसके बावजूद पास नहीं हुआ, मैं कितना बेवकूफ हूँ। आप कह सकते हैं, मैंने गलती की है और मैं इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन ये एक घटना मुझे परिभाषित नहीं करता। मैं इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूंगा और अगली बार बेहतर प्रदर्शित करूंगा। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ उससे हम सहमत करते हैं या आपको ये पसंद है और इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम उस चीज को शांति से स्वीकार करते हैं जिसे आप हकीकत में नहीं बदल सकते, इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं। अडैप्ट। लॉन्ग टर्म में अगर आप कस्टमाइजेशन कर सकें तो तनाव को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। कस्टमाइजेशन का मतलब है आपके दुनिया को देखने के नजरिए, आपके लक्ष्यों, आपके बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस में जरूरत के अनुसार बदलाव करना। किसी ऐसे इंसान की तरह न बने जो परफेक्शनिस्ट मानसिकता का है और हमेशा परफेक्शन के चक्कर में इसलिए तनाव में रहता है क्योंकि वो अक्सर भी अपने तय किए हुए स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाता। तो तनाव को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि वे सुपरमैन बनने का रास्ता ढूंढे, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें ताकि उसकी नई एक्सपेक्टेशंस ज्यादा सूटेबल और हकीकत के अनुसार हों। स्ट्रेस को अपनाने का मतलब है कि आप जिंदगी का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए खुद को बदल लें। इसके लिए होपलेस विचारों में शामिल होने से इनकार कर दें और जानबूझकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनने की अभ्यास करें। इस तरह सिर्फ नजरिए बदलने से आप अक्सर अपने मानसिकता को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे परेशानी में भी मौके नजर आने लगते हैं। क्योंकि जब हम तनाव फ्रेंडली हो जाते हैं तो खुद को मजबूत बनाने के तरीके ढूंढते हैं। इसके लिए हर दिन उन सभी अमेजिंग चीजों की थैंक यू लिस्ट बनाने की आदत डालें जो आपको असल जिंदगी में मिली हैं। इसके अलावा एफर्मेशन करें कि आप मजबूत हैं और विपरीत परिस्थितियों से डील कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की शक्तिशाली अप्रोच, विचारों और मोटिवेशन है तो आप कॉन्फिडेंस से स्थितियों का सामना कर सकते हैं और इस मानसिकता के साथ जीने से पर्सनालिटी बेहतर बनती है। तो ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल। जब आप खुद को तनाव में महसूस करें तो रुकें और उसे देखें। स्थिति चाहे कितनी भी तनावपूर्ण हो, आपके लिए सक्रिय इसे डील करने का तरीका हमेशा मौजूद होता है। आप तनाव के सामने हेल्पलेस नहीं हैं, आपके पास टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। उदाहरण के लिए, वर्कप्लेस पर कोई कॉलीग आपको हर दिन तनाव देता है तो चुप रहने के बजाय रुकें और पूछें कि क्या आप कॉलीग से बच सकते हैं। कैफेटेरिया में उनसे मिलने से बचने के लिए अलग समय पर लंच करें या फिजिकली उनसे दूर बैठें। लेकिन मान लीजिए कि आप वीकली मीटिंग्स में उनका सामना करने से बच नहीं पाते, यहीं पर वे अक्सर आपको परेशान करते हैं या आपके आइडियाज चुरा लेते हैं, तो आप स्थिति को बदलने के तरीकों के बारे सोचें, जैसे आप मीटिंग से जल्दी बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप अपने कोलीग से पर्सनली बात करें और अपनी चिंताओं को शेयर करें कि मैं आपके इस व्यवहार से मीटिंग में अनकंफर्टेबल महसूस करता हूं। जब आप मुझे रोकते हैं तो लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। अगली बार मीटिंग में आप अपने आइडियाज शेयर करें और कृपया मुझसे थोड़ा सीमा में रहें। अगर इनमें से कुछ भी हकीकत में संभव नहीं है तो स्थिति को स्वीकार करें
किसी करीबी दोस्त से अपनी निराशा के बारे में बात करें या अपने आप को ये हकीकत समझाएं कि उस कॉलीग का नेचर ही ऐसा है, वो सभी को परेशान करता है, इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप से न लें। अंत में आप ज्यादा आत्मविश्वासी और आउटस्पोकन व्यक्ति बनने पर काम करके उसे काबू कर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि मीटिंग में आपको भी बोलने का उतना ही हक है जितना किसी और को, तो आप आत्मविश्वास से कहें कि मैं अभी बोल रहा हूं, कृपया आप बाद में अपनी बात कह लेना और जारी रखें। इससे आप ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। चैप्टर 6 तनाव डायरीज और जर्नल्स का इस्तेमाल करें। अपने रोज के अनुभवों के बारे में ज्यादा जागरूकता लाने का एक कठोर तरीका है कि इसे लिख लें। ज्यादा सोचने से कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक साथ लाखों चीजें चल रही हैं और ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आपकी चिंता के पीछे सच में कौन सा कारण है। एक तनाव डायरी आपके ट्रिगर्स और उन पर आपके रिस्पॉन्सेस को क्लियर करने में आपकी मदद कर सकती है। वहां से आप अपने तनाव के स्तर को प्रबंध करने के लिए सक्रिय कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। एक तनाव डायरी आपके तनाव स्तर और उससे जुड़ी जानकारी का एक रिटन रिकॉर्ड है, जिसे आप बाद में एनालाइज कर सकते हैं और तनाव को प्रबंध करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हम सभी को जीवन में कुछ तनाव की जरूरत होती है और कुछ तनाव को खत्म करने की जरूरत होती है, इसलिए ये डायरी आपको क्लियरली ये पहचानने में मदद करेगी कि कौन सा तनाव आपके लिए ठीक है और कौन सा नहीं। हर एंट्री को समय और डेट के साथ रिकॉर्ड करें और आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर अपने आप को रेटिंग दें। उदाहरण के लिए, बिल्कुल भी तनाव न होने पर 1 और बहुत ज्यादा तनाव के लिए 10 की रेटिंग दें। तनाव मेजर के लिए अपने फिजिकल सिम्टम्स को नोट कर सकते हैं। ये भी ध्यान दें कि वो तरीका तनाव को मापने के लिए कितना प्रभावशाली है। फिर हाल में हुए किसी भी तनावपूर्ण घटना पर ध्यान दें और साथ ही ये देखने की कोशिश करें कि आपकी वर्तमान स्थिति का क्या कारण है। अंत में ध्यान दें कि आपने घटना पर कैसा प्रतिक्रिया दिया और परिणाम क्या था। उदाहरण के लिए, 4 फरवरी सुबह के 9:15 पिता के कंधे की सर्जरी के बारे में एक तनावपूर्ण मैसेज प्राप्त हुआ। ये देखकर थोड़ा थोड़ा थका हुआ महसूस होने लगा, पेट में अजीब सा महसूस होने लगा, काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होने लगी। आपको लगता है कि ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपको उनके साथ कुछ बुरा न हो जाए, इसकी चिंता है, इसलिए आप मैसेज का रिप्लाई देने से बच रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। हर बार जब आपको अपना मूड बदलता हुआ महसूस हो या जब काफी तनाव हो तो कहीं लिख लें। कुछ दिनों या 1 हफ्ते बाद उस डायरी को लें, फिर उसे विश्लेषित करते हुए तनाव पैटर्न को ढूंढें। जैसे तनाव के सबसे कॉमन कारण क्या हैं, यानी आमतौर पर तनाव में अचानक मूड बदलने से पहले क्या होता है और इन घटनाओं ने पिछले दिनों आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित किया। आपने इन घटनाओं पर इमोशनली और प्रैक्टिकली कैसे प्रतिक्रिया दिया और क्या आप जागरूक हैं? क्या आप तनाव के ऐसे लेवल्स की पहचान कर पा रहे हैं जो आपकी उत्पादकता के लिए आरामदायक और फायदेमंद हो? जब आप इस तरह अपनी तनाव डायरी को एनालाइज करते हैं तो रियल डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल बदलाव करने में मदद कर सकते हैं। आप कुछ बदलावों के बारे में हैरान होने लगेंगे और तुरंत बदलाव करने में सक्षम होंगे। आपको हमेशा तनाव डायरी रखने की जरूरत नहीं है। हकीकत में कुछ हफ्तों तक इसका इस्तेमाल करने के बाद प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है और आप इस चीज की ज्यादा जागरूकता विकसित करने लगते हैं कि कारण क्या है और उसे ठीक करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। एक बार जब आप अपने जीवन में तनाव के असल कारणों को समझ लेते हैं तो ठीक करने के लिए 4S टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं या तनाव को कम करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल या शेड्यूल को संगठित करें। अगर आप देखते हैं कि आपका सारा तनाव एक ही इंसान से आ रहा है तो आप उससे रिलेशन के चारों तरफ कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि गुस्सा करने से चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है तो अपने गुस्से को कम करने पर काम करना शुरू करें। अगर आपकी जॉब लगातार चिंता का कारण बनी हुई है तो इसे ठीक करने का अंदाजा लगाकर कुछ समय के लिए छुट्टी ले सकते हैं या जॉब को बदल सकते हैं। जो भी तनाव हो उसे लिखें जरूर, क्योंकि चीजों को लिखने से अपने आप ही तनाव दूर होने लगता है। यह आपको अपने थॉट्स को इकट्ठा करने, प्रॉब्लम्स को सुलझाने और अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने में मदद करता है। इस तरह ये डायरी एक थेरेपिस्ट की तरह काम करती है। आपको जो पसंद है और जो आपकी सिचुएशन में काम करता है उसके अकॉर्डिंग जर्नलिंग या एक डायरी का इस्तेमाल करें। अगर आप खराब मूड से जूझ रहे हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल करना चाहिए। बस रोजाना उसमें 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटे से छोटी चीज भी हो सकती है, जैसे आपकी सुबह की कॉफी का अच्छा टेस्ट, आज सड़क पर चलते हुए दोस्त से मिलने पर खुशी या नई जीन्स को पहनने से अच्छा महसूस होना। ये तरीका बारीकी से आपका ध्यान आपके रिसोर्सेज और पॉसिबिलिटीज पर शिफ्ट कर देगा और आपके एक्सपीरियंसेस को नया रूप देगा। अगर आप किसी दर्दनाक लाइफ इंसिडेंट या बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो सिर्फ इमोशनली अच्छा फील करने के लिए जर्नल लिखें। अपनी सभी फीलिंग्स को डायरी के कागज पर लिख दें और ये भी लिखें कि उसकी जगह आप कैसा फील करना चाहते हैं। ऐसा करने के बाद आप नेचुरली सेल्फ अवेयरनेस फील करेंगे और आगे बढ़ने के लिए कुछ साइंस देख पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है तो बुलेट जर्नलिंग को आजमाएं। इसमें आप डेली गोल्स, प्रायोरिटीज और अच्छी यादों पर नजर रखने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। चीजों को शॉर्ट रखने से आपको ऑर्गेनाइज रहने और लाइफ में खुशी को जोड़ने में अच्छी मदद मिलेगी।
कुछ लोग बुलेट जर्नलिंग को आर्ट के साथ करना पसंद करते हैं। खुद को एक्सप्रेस करने और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस तरह के कलर और इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इस तरीके से अच्छा महसूस नहीं करते तो इसे छोड़ दें। हर जर्नलिंग को कुछ पॉजिटिव और रियलिटी के साथ पूरा करने की कोशिश करें। जैसे अंत में एक पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखें, कुछ पॉजिटिव एक्शन लिखें या उसमें आगे बढ़ने वाली कुछ पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशंस का रास्ता लिखें। अगर आप खुद को पास्ट की दुखी यादों में लौटते हुए पाते हैं तो अवेयरनेस के साथ अपना पास्ट डिजाइन करें। इसके लिए पास्ट की अच्छी यादों और लर्निंग्स को लिख लें और उन चीजों को भी नोट कर लें जिन्हें पास्ट में नहीं बदल पाने के कारण दुखी थे लेकिन अब बदल सकते हैं। फिर उन इंसिडेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और ऐसे थीम पैटर्न की तलाश करें जो उन सभी को एक साथ जोड़ता है। देखें कि आज का पल कैसे पास्ट से जुड़ता है। फिर अपने आप से पूछें कि आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पास्ट में की गई गलतियों पर शिकायत कर रहे हैं तो इस तरह से एक कहानी बना सकते हैं। आप बेवकूफ नहीं थे जिसने कुछ गलत किया, बल्कि आप युवा थे और सीख रहे थे और अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में आप लगातार बेहतर हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि उस समय की गई गलती ने आज आपको ज्यादा मैच्योर बना दिया है। चैप्टर 7, अपने समय और इनपुट्स को मैनेज करें। हमारी चिंता का सबसे बड़ा सोर्स खराब समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट है। आप उन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं जो दुखी करती हैं और उन चीजों को पर्याप्त समय देने को टाला करते हैं जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है। आप एंजॉयमेंट और आराम के लिए शायद ही कभी समय निकाल पाते हैं, इसलिए अपने तनाव लेवल को कम करने के लिए सक्रिय रूप से एक्टिवली ऐसा करना चाहिए। इसके लिए आप डेली रूटीन बना सकते हैं और अपने कामों को प्राथमिकता के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करने से आप खुशी के साथ बिना किसी तनाव के आगे बढ़ेंगे। एलन के इनपुट प्रोसेसिंग तरीके को अपनाएं। इसमें सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि कॉल, ईमेल जैसी सबसे छोटी एक्साइटेड चीजों पर भी कैसे प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देते हैं। फिर आपको अपने वर्तमान प्रतिक्रिया के बेस पर प्रतिक्रिया देने के बेहतर तरीके की प्लानिंग बनानी है। एक दूसरा उपयोगी तरीका लक्ष्यों का इस्तेमाल करना है। आपके गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। अपने लक्ष्यों को बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ नोट करें ताकि आप जान सकें कि सच में क्या करना है। फिर ये मेजर के लिए कोई स्टैंडर्ड या पैमाना बनाएं जिससे आपको पता चलेगा कि आपने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। तय करें कि आप लक्ष्य हासिल करने लायक हो। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ सपने में देखा जा सके, हकीकत में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही न हो। देखें कि ये लक्ष्य आपके जीवन की वैल्यूज से कैसे जुड़ा है और इसे हासिल करने से आपकी लाइफ में कौन सा पर्पस पूरा होगा। अंत में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें ताकि आप इसे तय समय में पूरा कर सकें। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब की समरी। हमने किताब से अब तक जो कुछ भी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आसानी से याद रहे। ओवरथिंकिंग का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना है। ओवरथिंकिंग से होने वाले तनाव को रोकने के लिए ये तरीके अपनाएं। 5, 4, 3, 2, 1 तरीका। तनाव के दौरान धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें। जैसे ही आप उल्टी गिनती करते हैं, अपनी 5 सेंसेस में से एक को शामिल करने के लिए हर संख्या को एक साइन के रूप में इस्तेमाल करें। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीजों को देखें। 4 पर 4 अलग अलग आवाजें सुनें। 3 पर 3 अनुभूति को महसूस करें। 2 पर 2 स्मेल्स का पता लगाएं। 1 पर किसी एक स्वाद को पहचानें। चिंता करने के लिए एक समय तय कर लें, क्योंकि ज्यादातर समय हमारी चिंताएं सिर्फ स्वीकार्य होना चाहती हैं। चिंता करने के लिए एक निर्धारित समय तय करके आप अपनी चिंता को स्वीकार करते हैं और इसे समय के एक छोटे हिस्से तक ही सीमित रखते हैं, और कई बार तो वो समय आते आते चिंता याद ही नहीं रहती। और आखिरी तरीका है, अपने जीवन में और आसपास सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें।